पीरियोडिक टेबल लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज अपन बात करेंगे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल और उसके पीरियोडिक लॉ की। पिछले लेक्चर के अंदर जैसे कि आपको पता है अपन लेवोर्शियर से स्टार्ट किया था। लेवोर्शियर अपन ने पढ़ा, डॉवेनियर ट्राइड रूल अपन ने बोला, न्यूलैंड का ऑक्टेव और लूथर मेयर का अपन ने कर्व की बात की थी और अब अपन पहुंच चुके हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के ऊपर। देखो वो जो 3-4 हमने पहले इसकी हिस्ट्री के अंदर साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था, वो सारों के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से वो फेल हो गए थे। मेंडलीफ वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में अरेंज किया, इसलिए मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आज तक पढ़ी जाती है। आज भी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो मेंडलीफ की ही पीरियोडिक टेबल का एक मॉडिफिकेशन ही हैं। जो मॉजले की पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का मॉडिफिकेशन ही है, यानी इसी के अंदर मॉडिफाइड करके वो बनाया गया है। तो मेंडलीफ इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसने सबसे पहले टेबल फॉर्मेट के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसने कहा टेबल फॉर्मेट में पढ़ोगे तो ही आप आसानी से हर एलिमेंट की स्टडी कर पाओगे, यानी कि कम समय में ज़्यादा एलिमेंट्स को पढ़ पाओगे, अच्छे से उनका कंपैरिजन कर पाओगे। क्या था इसकी पीरियोडिक टेबल बनाने का बेस और क्या था इसका पीरियोडिक लॉ, इन सब की बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं इसके पीरियोडिक लॉ की। इसने अपनी टेबल किस लॉ के बेसिस पर दी? मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल जिस लॉ के बेसिस पे दी थी उसी को मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ बोला जाता है। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ कुछ इस तरह से है, द केमिकल and physical properties of elements are periodic function of their एटॉमिक मासेस। क्या था इसका पीरियोडिक लॉ? इसका पीरियोडिक लॉ था कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। का मतलब क्या है? इसका मतलब समझेंगे पहले। इसका मतलब ये है कि जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो एक फिक्स इंटरवल के बाद आपको कैरेक्टर्स के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिपीटिशंस दिखाई देंगी मॉलिक्यूल्स को। यानी कि जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपको प्रॉपर्टी के अंदर रिपीटिशन दिखाई देगा। पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का मतलब यही होता है कि जब एक फिक्स इंटरवल या फिक्स टाइम पीरियड के बाद जब वापस प्रॉपर्टी रिजेंबल होती है, रिपीटिशन होता है प्रॉपर्टीज़ का, तो उसको बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। यानी एक फिक्स पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज़ वापस क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल यही इसी लॉ के ऊपर बेस थी। उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और ये देखा कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ में क्या हो रहा है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। सही है। अगर मैं इस लॉ को थोड़ा सा शॉर्ट में रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? इट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड। Properties of elements are repeated after certain value of atomic mass।
यानी एक फिक्स मास के आने के बाद वापस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होने लग जाती है, रिपीट होने लग जाती है। मान लो आपने जैसे लेफ्ट से राइट एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया, तो एक फिक्स मास आने के बाद जब वापस नया एलिमेंट आएगा उसका जो मास होगा वो पहले वाले के मास से रिलेट करेगा, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो पहले वाले से क्या करेगी, रिलेट करेगी। तो जब अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक फिक्स मास के बाद जो आने वाला नया एलिमेंट होगा वो अपनी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट्स के समान रखेगा, यानी कि उनके जैसी रखेगा। यानी कि अपन बात करें अगर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की, तो मैं लिख सकता हूं कि MPT मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि जब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में किया जाएगा, यानी उनको मास के अपने भार के बढ़ते हुए क्रम में जब अरेंज करेंगे तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, एक फिक्स मास के बाद प्रॉपर्टीज़ वापस रिपीट करेगी एलिमेंट्स की, यानी वो एलिमेंट्स आएंगे जो पहले वाले एलिमेंट्स की तरह प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। कौन सी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। सही है। तो ये है आपके पास मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ। अब अपन बात करेंगे कि ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल दिखती कैसे थी, यानी कि उसकी पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि उसके अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लगाई, कैसे कैसे अरेंज की। तो बात करते हैं अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने लिख दिया है पीछे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, मैंने पहले लिख दिया है। तो पहला पॉइंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक का कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। किस किस में? हॉरिजॉन्टल्स रोज, 7 हॉरिजॉन्टल्स रोज उनको पीरियड बोला गया, और 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप बोला गया, और इसे रोमन में 1 to 8 से रिप्रेजेंट किया गया। तो सबसे पहले इसका जो बेस था, सबसे पहले जो इसने मॉडल बनाया अपनी पीरियोडिक टेबल का, उस मॉडल में इसने 7 हॉरिजॉन्टल्स रोज की फॉर्मेशन की। हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब इस तरह से 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई। शॉर्ट में बना रहा हूं मैं एक बार, सही है। और इस तरह से 8 वर्टिकल कॉलम बनाए। सही है। तो इस तरह से कुछ इसने अपनी पीरियोडिक टेबल की डिज़ाइन की थी, जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। हॉरिजॉन्टल रोज ये होती है 36, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम बनाए। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये कितने बनाए थे उसने? 8 वर्टिकल कॉलम बनाए थे, यानी कि लंबवत ग्रुप बनाए थे। बाद में एक और जीरो ग्रुप और खोजा गया था। जीरो ग्रुप की जब डिस्कवरी हुई तो इसके अंदर मॉडिफाइड किया गया और इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला गया। और वो 8वां ग्रुप कौन सा बना? वो बना नोबल गैसेस का। जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई उसके लिए फिर एक अलग से ही नया ग्रुप इसके अंदर ऐड कर दिया गया। 1 से लेके 7 जो ग्रुप्स थे, ये जो 7th ग्रुप थे 1 से लेके 7 तक, ये सातों ग्रुप फर्दर 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइडेड थे, यानी इनके अंदर 2 सब ग्रुप थे। हर ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप थे, ए और बी। सही है। सब ग्रुप ए के अंदर मेनली एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा गया, जबकि सब ग्रुप बी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया, जो कि आज आपके क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। सही है। जो आपका सब ग्रुप 8 था उसको जो आपका ग्रुप 8 था उसको 3 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया, और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक रुथेरियम, रोडियम, पैलेडियम 2, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, ये 3 यहाँ पर सब ग्रुप बनाए गए। सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी और ये सब ग्रुप सी। सब ग्रुप ए के अंदर आयरन, रुथेरियम, ऑस्मियम, बी के अंदर कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, और सी के अंदर निकल, पैलेडियम और प्लेटिनियम को रखा गया था। सही है। तो ये था आपके पास
मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसने अपनी टेबल के अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया था। सही है। अब अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से क्या क्या फ़ायदे मिले थे, यानी कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज क्या क्या थे। बात करते हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज की। ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, आपको इसमें साफ साफ 8 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप्स हैं उनको 2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 8th ग्रुप जो है उसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, यानी कि उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये भी इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये एक मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का मॉडल आपके सामने है। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के देखते हैं इन्हें क्या क्या है। सबसे पहला, कलेक्टिवली स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स मेड पॉसिबल बाय मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के भरोसे या मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से ही हम एलिमेंट्स की एक अच्छे से स्टडी कर पाए, कलेक्टिवली स्टडी कर पाए, यानी अपन एलिमेंट्स को एक साथ कंपेयर करके उनकी स्टडी कर पाए जब उसने टेबल फॉर्मेट के अंदर इनको अरेंज किया। एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स, यानी कि जिन भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया, और जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी ऑब्वियसली बात है वो सब क्या आ गए, अलग ही ग्रुप्स के अंदर आ गए। एंड इट वाज इजी टू प्रिडिक्ट एंड कंपेयर देयर प्रॉपर्टी। जब हमने एक जैसी प्रॉपर्टी वाले को एक जगह पर लिख लिया है तो उनकी स्टडी में अब आसानी हो गई। एक की प्रॉपर्टीज़ याद रखो, उसके नीचे जो ग्रुप्स हैं उनके नाम याद रखो, उनके एलिमेंट्स के नाम याद रखो, उनकी प्रॉपर्टीज़ अपना आप याद होती है। कैटेगरी ग्रुप वाइज प्रॉपर्टी याद रखो, भाई इस ग्रुप की ये प्रॉपर्टी होती है तो उसमें आने वाले सारे एलिमेंट वही प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से स्टडी कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का। ही प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम। चूंकि इसने एक सेम प्रॉपर्टी वालों को एक ही ग्रुप के अंदर रखा था तो इसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स का भी डिस्कवरी कर दी थी या ऐसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बता दी थी जो उस समय डिस्कवर नहीं थे। जो उस समय एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उनकी पोजीशन और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी इसने पहले ही जानकारी दे दी थी, क्योंकि इसने एक ही ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट्स रखे थे जो कि सेम प्रॉपर्टी शो करते थे। तो इसको पता था कि भाई अब एटॉमिक मास के बीच में मान लो कि 2 एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मास के बीच में 100 पॉइंट का गैप है, एक का वेट 100 है दूसरे का 200 है, और वो दोनों एक ही ग्रुप से हैं। तो इसने सोचा कि 100% इनके बीच में एक ऐसा एलिमेंट और आएगा जिसका एटॉमिक मास कुछ इसके आसपास होगा और वो इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं और वो जब आएंगे तो उनको रखने के लिए उसने पहले से ही अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ दी थी। यानी इसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर कर ली थी जो कि उस समय डिस्कवर नहीं थे खुद एलिमेंट्स। जैसे इसने अका एल्यूमिनियम, एका का मतलब होता है बिलो, एल्यूमिनियम के नीचे इसने खाली जगह छोड़ी, इसको पता था कि उसके नीचे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। सिलिका के नीचे जगह छोड़ी, बोरॉन के नीचे जगह छोड़ी, मैग्नीज के नीचे जगह छोड़ी कि भाई इनकी जगह कोई ना कोई एलिमेंट जरूर आएगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पे खाली जगह छोड़ दी। एल्यूमिनियम के नीचे आज के टाइम का गैलियम आ रखा है, सिलिका के नीचे जर्मेनियम आ रखा है, बोरॉन के नीचे स्कैंडियम आ रखा है और मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम आया जब उसकी डिस्कवरी हुई। यानी जब इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो ये उन्हीं पोजीशन पर गए एग्जैक्ट जहाँ पर मेंडलीफ ने खाली जगह छोड़ी थी। सही है। मेंडलीफ से पहले बेरिलियम के लिए उसका एटॉमिक वेट 13.5 और उसकी वैलेंसी 3 बताई जाती थी, जो कि आपको पता है कि सरासर गलत है और उसे मेंडलीफ ने ही 3 किया गया, मेंडलीफ ने ही उसको करेक्ट किया। मेंडलीफ ने एक रूल दिया था, एटॉमिक वेट जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो इसी की हेल्प से उसने बेरिलियम और ऐसे कुछ और एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक वेट और वैलेंसी में क्या किए थे, करेक्शन किए थे। बेरिलियम के आपको पता है 9 होता है एटॉमिक वेट और उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये किसके द्वारा किए गए, ये मेंडलीफ के द्वारा ही करेक्ट किए गए थे। आई बात समझ में। तो ये है आपके पास मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज कि उसकी पीरियोडिक टेबल की क्या क्या खास बात है, उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिले। सही है। चूँकि हम
आज मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल नहीं पढ़ते हैं, यानी इसके अंदर भी मॉडिफाइड हो चुका है। आज हमारे पास मॉडर्न प्रीडिक्ट टेबल प्रेजेंट है और हम उसी से हिसाब से आजकल चलते हैं। यानी एट प्रेजेंट टाइम मॉडर्न प्रीडिक्ट टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रीडिक्ट टेबल ही सबसे करेक्ट प्रीडिक्ट टेबल मानी जाती है। इसका मतलब मेंडलीफ के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियाँ रही थी, तभी तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रीडिक्ट टेबल या फिर जिसको अपन मॉडर्न प्रीडिक्ट टेबल बोलते हैं उसकी डिस्कवरी हुई थी या उसको बनाया गया था। हम भी मॉज़ले की जो मॉडर्न प्रीडिक्ट टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रीडिक्ट टेबल है, उसी को अच्छे से याद करेंगे, उसी के एलिमेंट्स याद करेंगे, वही मैं आपको याद कराऊंगा। मेंडलीफ तक तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़, एडवांटेज, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको एलिमेंट्स कैसे उसने अरेंज किए थे वो ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रीडिक्ट टेबल चलती है तो हम उसी को याद करेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रीडिक्ट टेबल क्यों बनाएगी, उसके लिए आपको मेंडलीफ के ड्रॉबैक्स पढ़ने पड़ेंगे कि मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल में क्या ड्रॉबैक्स रह गए थे। उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ही कौन सी प्रीडिक्ट टेबल बनाई गई थी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रीडिक्ट टेबल या आपकी मॉडर्न प्रीडिक्ट टेबल बनाई गई थी। बात करते हैं अपन मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल के क्या ड्रॉबैक्स हैं। ये वो ड्रॉबैक्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स जिसकी वजह से मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल के अंदर मॉडिफिकेशंस किए गए और मॉज़ले की मॉडर्न प्रीडिक्ट टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रीडिक्ट टेबल जो है वो बनाई गई या उसके बाद उसकी डिस्कवरी हुई। बात करते हैं क्या क्या कमियां रह गई थी मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल के अंदर। सबसे पहली कमी तो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि अभी तक भी फिक्स पोजीशन नहीं है हाइड्रोजन की, अलग अलग जगह पे इसको रखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण। मेंडलीफ हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं कर पाया क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एल्कलाई मेटल्स फर्स्ट ए, जो मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल का फर्स्ट ए ग्रुप था जिसके अंदर उसने एल्कलाई मेटल्स को रखा था, उसकी जैसी भी प्रॉपर्टीज थी और इसकी हेलोजन्स की तरह भी प्रॉपर्टी थी। हेलोजन जिसको उसने 7th ए ग्रुप के अंदर रखा था, दोनों की जैसी प्रॉपर्टी थी, इसलिए ये डिसाइड नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में आप जानते हो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। क्योंकि आइसोटोप के मास डिफरेंट होते हैं तो इनको डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए थी मेंडलीफ के अंदर, क्योंकि मेंडलीफ तो मास के अकॉर्डिंग अरेंज करता है, लेकिन ऐसी कोई भी बात उसने आइसोटोप्स के लिए नहीं बताई थी। एनालोमस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उसको उसकी टेबल में कुछ ऐसे ग्रुप्स का अरेंजमेंट देखने को मिला जो कि एटॉमिक मास के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे। जैसे कि उसने आयोडीन को टेलोरियम के बाद में रखा, जबकि आयोडीन का मास क्या होता है, टेलोरियम से कम होता है। ऐसा क्यों रखा उसने? ऐसा इसलिए रखा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हेलोजन से मिलती थी। आयोडीन की जो प्रॉपर्टी थी वो हेलोजन की जैसी थी, इसलिए उसने इसको टेलोरियम के बाद में अरेंज किया, लेकिन यहाँ पर मास का ऑर्डर फॉलो नहीं हो पाया। नेक्स्ट था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी लेकिन उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। जैसे प्लेटिनियम 8th ग्रुप में रखा गया, गोल्ड फर्स्ट बी ग्रुप में रखा गया, जबकि इनकी पोजीशंस सेम होती है, ये पता चला था। इनकी पोजीशन सेम होती है, जब बाद में पता चला कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है, लेकिन फिर भी मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल में इनको क्या मिली, अलग अलग जगह मिली, अलग अलग ग्रुप मिला, तो ये वॉयलेट होने लगे मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल से। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम थी, जिनकी प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट थी, लेकिन उनको एक ही ग्रुप में जगह मिल गई। जैसे पोटेशियम और कॉपर, इन दोनों को फर्स्ट ए के अंदर जगह मिल गई थी। एक फर्स्ट ए के अंदर रखा गया और दूसरा फर्स्ट बी। ग्रुप तो एक ही था फर्स्ट, उसके ए पार्ट में पोटेशियम और बी पार्ट के अंदर कौन था, कॉपर था, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ दूर दूर तक ही आपस में मैच नहीं करती थी। सही है, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स एक बोल सकते हैं, बाकी और कुछ भी इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती थी, फिर भी इनको एक ही ग्रुप के अंदर जगह मिल गई थी। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन डिफरेंट जगह मिली, और कुछ ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी लेकिन फिर भी सेम ग्रुप के अंदर आ गए। तो इन सब की वजह से मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल भी क्या होने लग गई, ड्रॉबैक्स की वजह से मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल भी क्या होने लग गई, उसमें भी चेंजेस रिक्वायरमेंट होने लग गए, यानी कि वो भी फेल होने लग गई थी। आई बात समझ में? तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर आज के टाइम की जो मॉडर्न प्रीडिक्ट टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रीडिक्ट टेबल है, फिर उसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन मॉज़ले की मॉडर्न प्रीडिक्ट टेबल, प्रीडिक्ट टेबल का लॉ क्या है, वो कैसे डिस्कवर हुई, क्या मॉडिफिकेशन किए गए मेंडलीफ की प्रीडिक्ट टेबल में जिससे कि आपके मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म की प्रीडिक्ट टेबल बनी।
आई बात समझ में? तो बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल समझ में आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।